जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था ना, तब हमारी इंडियन इकॉनमी की जो डेवलपमेंट थी बहुत ही कम थी, बिल्कुल लो लेवल की डेवलपमेंट थी कि इंडिया को बस सप्लायर बना दो रॉ मटेरियल का। जो भी रॉ मटेरियल है यहाँ से ले जाओ, यूके में जाके उसको फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट करो और इंडिया में ही लाके इंडियन कंज्यूमर को बेच दो। ब्रिटिशर्स ने हम पे 250 ईयर्स ऑलमोस्ट राज किया, ठीक है। उससे पहले इंडिया की इकॉनमी कैसी थी और उस ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा। इंडियन जो थे ना, ये पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी इंडस्ट्री को चला रहे थे। इंडिया का नाम पूरी दुनिया में था। इंडिया के जो कपड़े थे अफ्रीका, ब्रिटेन और यूरोप के कई कंट्रीज़ में बेचे जाते थे। और हमारे यहाँ जो क्राफ्टमैनशिप थी ना, मतलब जो सिलाई कढ़ाई बुनाई जो होती थी, जिस लेवल पे हम काम करते थे और जिस बारीकी से हम काम करते थे ना कपड़ों पे, उतनी बारीकी से और किसी कंट्री में नहीं किया जाता था। और इसका फ़ायदा इंडिया को ऐसे मिला कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ना इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट बन गई। स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप जो इंडिया में देखने को मिल रही थी ना, वो और दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही थी। 85% पॉपुलेशन उसमें होने के बावजूद भी हमारी इंडियन इकॉनमी में ये सारी प्रॉब्लम थी, बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। हमारे जो इंडियन रिसोर्सेज थे ना, उसका यूज़ करके ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ, इंडियंस को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इन सब को हम वन बाय वन करके इस चैप्टर में समझने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की आप हालत देखो, उस समय की कुछ तस्वीरें आप इनको देख सकते हो, क्या हालत थी उस समय। लोग किस तरह से मेहनत से काम करते थे, देखो खुद कंधे पे उठा के हल को चला रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन स्टैम अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का इंडियन इकॉनमी चैप्टर नंबर 1 ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस पे देखो इंडियन इकॉनमी की हालत क्या थी ना 1947 से पहले, उसको हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और हम समझेंगे कि जो फैक्टर्स जिन्होंने हमारी इंडियन इकॉनमी को 1947 से पहले अफेक्ट किया और जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकॉनमी अंडर डेवलप्ड स्टेज में रही। लोगों की इंडियन इकॉनमी की कंडीशन ख़राब थी, लोग काफ़ी बेरोजगार थे या उनके सैलरीज वेजेस बहुत कम थे, और हमारे जो इंडियन रिसोर्सेज थे ना, उसका यूज़ करके ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ, इंडियंस को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इन सब को हम वन बाय वन करके इस चैप्टर में समझने वाले हैं। 1947 से पहले ना मैं आपको बता दूं, इंडिया की इकॉनमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही ख़राब कंडीशन में थी इंडियन इकॉनमी। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। हम कौन कौन से टॉपिक्स को देखो कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। पहले जो हम टॉपिक पकड़ेंगे, द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था ना, तब हमारी इंडियन इकॉनमी की जो डेवलपमेंट थी बहुत ही कम थी, बिल्कुल लो लेवल की डेवलपमेंट थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत क्या थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे। इसके बाद पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड हमारा उस समय कैसा था। 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1947 से पहले जो इंडिया की इकॉनमी की हालत थी ना, उसको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, उन सबको वन बाय वन करके समझेंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी कैसी थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारा 1947 से पहले। सो वन बाय वन करके आइए इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उनका प्राइमरी गोल क्या था। उनका प्राइमरी गोल था कि जो भी रॉ मटेरियल है इंडिया से ले जाके इसको यूके में फिनिश गुड्स के रूप में यूज़ करना है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। इंडिया का वो यूज़ कैसे कर रही थी, देखो पहली लाइन में आप क्या पढ़ोगे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू टर्न इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एज अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब उनका जो प्राइमरी गोल था कि इंडिया को बस सप्लायर बना दो रॉ मटेरियल का। जो भी रॉ मटेरियल है यहाँ से ले जाओ, यूके में जाके उसको फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट करो और इंडिया में ही लाके इंडियन कंज्यूमर को बेच दो। इसके बाद हम देखें कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है। कॉलोनिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड द अदर इज इट्स कॉलोनी। देखो कॉलोनिज्म एक ऐसा सिस्टम है ना जो ये रेफर करता है कि पॉलिटिकल सोशल जो रिलेशन है ना टू कंट्रीज के बीच में, उसमें एक कंट्री एज अ रूलर बिहेव करती है और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी बन जाती है। जैसे इंडिया बन गई थी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी आज़ादी से पहले, 1947 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ।
The ruling country not only has political control over the colony, but it also determines the economic policies of the dominated countries. देखो जो रूलिंग कंट्री होती है ना, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखो इंडिया पे कब्जा कर रखा था, तो यहाँ पे ना सिर्फ वो पॉलिटिकल कंट्रोल करते थे, पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ साथ वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी डिसाइड करते थे, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डोमिनेटेड कंट्री। अब डोमिनेटेड कंट्री कौन थी? ब्रिटिशर्स थे हमारे उस टाइम पे इंडिया के लिए। अब ये डिसाइड करते थे कि इंडिया की इकोनॉमी को किस दिशा में लेके जाना है, ठीक है, इंडिया ग्रो करेगा या नहीं करेगा। वो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, दो कंट्रीज के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो यूके ब्रिटिशर्स थे उनका पूरा कंट्रोल था इंडिया पे, पूरे डोमिनेशन था 1947 से पहले। वो खुद पॉलिसी बनाते थे कि इंडिया की पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, और वो पॉलिसीज़ जो है ना अपने फेवर में बनाते थे। ये वन बाय वन जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ इंडिया, द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी इंडिया एंड द रूलिंग कंट्री ब्रिटेन रिजल्टेड इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया के केस में क्या था? अनइक्वल रिलेशनशिप था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी अंडर डेवलप रह गई। अब इसके कई सारे रीजंस हैं, मैं वन बाय वन सभी रीजंस पे आऊँगा। जैसे कि पहला रीज़न आप पढ़ोगे, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों था ऐसा? बिफोर ब्रिटिश रूल। अच्छा, पहले ये भी समझो कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने हम पे 250 ईयर्स ऑलमोस्ट राज किया, ठीक है, उससे पहले इंडिया की इकॉनमी कैसी थी और उस ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले उससे पहले इंडिया की इकॉनमी कैसी थी। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन। यहाँ पे इंडिया की अच्छी खासी पकड़ थी, मतलब इस सेक्टर में जो इंडिया था ना काफ़ी अच्छा था ब्रिटेन के आने से पहले। बट इसके अलावा देखो इंडिया और क्या क्या करता था, पूरे वर्ल्ड वाइड को टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, सिल्क, कॉटन, ये सारा जो है ना पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता था। दीज प्रोडक्ट्स एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडियन जो थे ना ये पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी इंडस्ट्री को चला रहे थे। इंडिया का नाम पूरी दुनिया में था। इंडिया के जो कपड़े थे अफ्रीका, ब्रिटेन और यूरोप के कई कंट्रीज़ में बेचे जाते थे। और हमारे यहाँ जो क्राफ्टमैनशिप थी ना, मतलब जो सिलाई कढ़ाई बुनाई जो होती थी, जिस लेवल पे हम काम करते थे और जिस बारीकी से हम काम करते थे ना कपड़ों पे, उतनी बारीकी से और किसी कंट्री में नहीं किया जाता था। और इसका फ़ायदा इंडिया को ऐसे मिला कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ना इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट बन गई। स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप जो इंडिया में देखने को मिल रही थी ना, वो और दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही थी। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड more with the protection and promotion of economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. Such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian economy. मतलब आप इसमें क्या देखने वाले हो कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ना कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो बनाई थी, वो सिर्फ इंडिया को प्रोटेक्ट, देखो वो क्या करना चाहते थे, इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो चाहते थे कि भाई इंडिया का जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसको इंडिया डेवलप ना करे, इंडिया फिनिश गुड्स में कन्वर्ट ना करे, वो जो है ब्रिटेन यानी उनकी होम कंट्री वो ज़्यादा इसको डेवलप करे। और इंडिया को एज ए, जैसे कि अपने पहली लाइन में स्लाइड्स में देखा था, इंडिया को एज ए कंज्यूमर बना के इंडिया में ही बेचा जाए उस सामान को। आप देख सकते हो इंडिया की जो डेवलपमेंट में ना सबसे बड़ी बाधा यही थी कि जो इंडिया में पहले से बिजनेसेस थे, चाहे क्राफ्टमैनशिप थी, टेक्सटाइल, कॉटन, इन सब को ख़त्म करके ब्रिटेन ने यूज़ किया कि बस रॉ मटेरियल के फॉर्म में इंडिया का यूज़ किया जाए, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ये जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो, जो मैं आपको बता रहा था, इस हम PDF जो भी नोट्स अवेलेबल है आप देख सकते हो। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल में और कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हो चुका था और जो ब्रिटेन है ना वो क्या करना चाहता था कि इंडिया को भी एज ए कंज्यूमर
बेचे सामान, पूरे यूरोप में तो बेचना ही चाहता था वो, साथ साथ इंडिया को भी एज ए कंज्यूमर यूज़ करना चाहता था, और यहाँ से सप्लायर सिर्फ रॉ मटेरियल का बनाना चाहता था इंडिया को। द कंट्रीज ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2%। जो कंट्री की ग्रोथ रेट थी ना हमारी, वो आप देख सकते हो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ओनली 2%, इससे भी कम, ठीक है। एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट वाज ओनली 0.5%। हमारी पर कैपिटा जो आउटपुट थी वो भी बहुत कम थी, आप देख सकते हो 0.5%। कोई भी डेवलपमेंट के ऐसे साइन नहीं दिख रहे कि इंडियन इकॉनमी में जब अंग्रेज आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाए। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग सीजी, देखो इन्होंने क्या क्या कहा था कि हमारी नेशनल इनकम उस समय देखो बहुत सारे हमारे इकोनॉमिस्ट थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने नॉवेल्स लिखी, अपनी अपनी बुक्स लिखी, जिसमें बताया कि इंडिया की टोटल नेशनल इनकम पर कैपिटा उस समय कैसी थी, क्या हो सकती थी। मेजरमेंट करने के उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए, वो कौन कौन से व्यक्ति थे उनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। द सीजी never made sincere attempt to estimate India's national income per capita income. There was some individual attempts which were made to measure. They are as follow: Dadabhai Naroji, William Digby, Finlay Srinivas, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai. ये वो लोग थे जिन्होंने उस समय एस्टिमेशन लगाया कि हमारी नेशनल इनकम उस समय कितनी हो रही थी। अब ये देखो एस्टिमेशन इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हमारी नेशनल इनकम का फ़ायदा ना इंडिया को नहीं मिल रहा था, हमारी नेशनल इनकम का फ़ायदा किसको मिल रहा था, जो भी हमारे यहाँ इनकम सरप्लस जनरेट हो रहा था उसका फ़ायदा अंग्रेजों को ज़्यादा मिल रहा था, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मिल रहा था। इंडियन इकॉनमी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी तो फंडामेंटल मतलब उस समय आप कह सकते हो 85% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। हाउएवर द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड डिटरेशन। इसके बावजूद भी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एक्सपीरियंस करी थी भाई कि बहुत ज़्यादा फसलें नहीं हो रही है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है, भूखमरी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब 85% पॉपुलेशन उसमें होने के बावजूद भी हमारी इंडियन इकॉनमी में ये सारी प्रॉब्लम थी, बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, जो उस समय इंडिया पे राज कर रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की आप हालत देखो, उस समय की कुछ तस्वीरें आप इनको देख सकते हो, क्या हालत थी उस समय, लोग किस तरह से मेहनत से काम करते थे, और देखो खुद कंधे पे उठा के हल को चला रहे हैं। लोगों की हालात बहुत ख़राब थे उस समय। 85% सोचो कि इंडियन इकॉनमी में एग्रीकल्चर करते थे, फिर भी भुखमरी की हालत थी, लोग कितने पतले दुबले हैं। इन सब के जिम्मेदार रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ इकॉनमी जो उस समय अंग्रेजों के द्वारा लिया गया। बात करते हैं मूवी एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा, ब्रिटिश रूल्स ज़मींदार में, ठीक है, मदर इंडिया, आप में से कितने बच्चों ने देखी होगी, लगान, ठीक है। ये इंडिया की ना रियल स्टोरी को बताता है, थोड़ी बहुत स्टोरी को बताता है कि इंडिया में उस समय की इस तरह की कंडीशन थी, लोग किस तरह से रहते थे। अब देखो स्टैग्नेशन की दिक्कत क्या थी, ये दिक्कत हुई कि रीज़न फॉर स्टैग्नेशन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। In the zamindari system, which was introduced by the colonial government, the profits occurring out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators. The main interest of the zamindar was only to collect rent, regardless of economic condition of cultivator. देखो भुखमरी के ज़्यादातर रीज़न पता है क्या थी, जो कल्टीवेटर थे ना, छोटे छोटे जो खेती बाड़ी करते थे, उनके पास ये अनाज नहीं होता था, उनसे सारा जो पैसा है ना ये ज़मींदार अपने पास रख लेते थे। और ये जो ज़मींदारी सिस्टम है ना ये अंग्रेज लेके आए थे, और उनको कुछ पार्ट अंग्रेजों को देना होता था। अब मेन जो कल्टीवेट कर रहा है उसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं बच रहा, तो वो अपनी फैमिली को क्या खिलाएगा और वो कैसे रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय जब ब्रिटेन का राज था यहाँ पे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो जो हमारी इंडियन इकॉनमी है उस समय आपने पढ़ा कि देखो भुखमरी भी बहुत ज़्यादा थी, लोग कितने दुबले पतले आपको दिख रहे हैं। उसके बावजूद ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था इंडियन लोगों से, वो चाहते थे भाई तुम वही उगाओ जो हमारी कंट्री को फ़ायदा करे। जैसे वो कहते थे नील का उत्पादन करो, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से ना वो चाहते थे कपड़ों का जो उत्पादन जो पहले इंडिया में बड़े लेवल पे होता था वो ब्रिटेन में हो, और ब्रिटेन पूरे यूरोप में इसको बेचे, ठीक है।
आप देख सकते हो ये पॉइंट्स आपको ना एग्जाम में लिख के ज़रूर आने हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ज़मींदारी की जो व्यवस्था थी कि उनका काम था बस छोटे छोटे जो कल्टीवेटर है, जो छोटे छोटे हल जोतने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, उनसे सारा पैसा लो, कलेक्ट करो और अंग्रेजों को दो, और इनकी कंडीशन का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज मीन्स एन इंसेंटिव फॉर द मॉडर्नाइजेशन। कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता था, ना तो अंग्रेज इंडियन फार्मर्स को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे थे, ना तो कुछ उनको बता रहे थे कि तुम कैसी खेती बाड़ी करनी चाहिए, ना उनको कोई इंसेंटिव दे रहे थे। इंसेंटिव का मतलब समझते हो ना कि आपने प्रोडक्शन किया, अब उसके प्राइसेस आपको ज़्यादा मिल जाएं। जैसे कि आज आप देखते हो कि किसान आंदोलन कर देते कि भाई हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो चाहिए, इतने पे ही हम बेचेंगे और गवर्नमेंट का काम है। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, और ऊपर से इनका आधे से ज़्यादा रेवेन्यू पहले ज़मींदार लेके चले जाते थे और अंग्रेज, इनके पास कुछ बचता नहीं था। तो कोई ऐसा ना इंसेंटिव और जो मोटिवेशन वाला फैक्टर होता है ना अंदर से कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा, वो था नहीं इनके पास। सारा प्रॉफिट बीच में अंग्रेज और ज़मींदार खा जाते थे, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी थी, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स की हालत ख़राब थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात करें ना, वो भी बहुत कम थी। इरिगेशन के ऊपर काम करना चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बट वो भी काम नहीं हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ना के बराबर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता था। अब फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करने की वजह से देखो कीड़े मकोड़े भी फसलों को ख़राब कर देते हैं। आप आजकल देखते ही होंगे, जो खेती बाड़ी करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो इन सब रीजंस की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर थी वो सफ़र कर रही थी। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो ये हुआ कैसे, ये क्या था इस टॉपिक में, इसको हम अच्छे से यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वर ऑलवेज इन द नीड ऑफ रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, शुगर कैन एक्सेट्रा टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग। अब देखो ब्रिटेन में मैं आपको बता चुका हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, तो जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वो चाहते थे उनको रॉ मटेरियल हमेशा मिलता रहे। क्या क्या, कॉटन मिलता रहे, इंडिगो मिलता रहे, जूट, ग्राउंड नट, शुगर कैन, ताकि वो इसका अपनी फैक्ट्री में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करके ना पूरे वर्ल्ड वाइड बेच सकें, पूरे दुनिया को भी बेच सके और इंडिया को भी ना एज ए कंज्यूमर यूज़ कर सके, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करके अपनी कंट्री के लिए सिचुएशन अच्छी कर सके, अपने लिए इनकम अच्छी कर सके। उनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। अगर देखो इंडिया में इन सब का प्रोडक्शन होता ना, और कॉटन इंडिगो का हो भी रहा था, हम पहले कपड़े अच्छे लेवल पे बना रहे थे, पूरे वर्ल्ड को बेच रहे थे, दुनिया में कोई भी कपड़ा पहनता था ना, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इवन अरबिक कंट्रीज में भी वो इंडियन कपड़े होते थे, लेकिन इनको बर्बाद किया गया, सिर्फ रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाने लगा। By offering higher prices, the Indian peasants were attracted to production of commercial crops instead of food crop. अब देखो कई लोगों पे आप जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रेशर बनाते थे, ख़ास तौर से फार्मर्स पे, कि आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कमर्शियल प्रोडक्ट है ना वो आपको उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, लाइक कॉटन का, इंडिगो का, जूट का, ठीक है। आपको फूड क्रॉप ज़्यादा नहीं उगाने हैं। उनको कोई मतलब नहीं था इंडिया में लोग भूखे मर रहे हैं, स्टैग्नेशन आ रही है, भूखमरी हो रही है, स्टार्वेशन हो रही है, कोई मतलब नहीं है। इंडियन इकॉनमी सिकुड़ रही है। उनको बस मतलब था कि उनकी फैक्ट्रीज जो हैं यूके में, ब्रिटेन में, वो चलती रहनी चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट टू सो फार एज टू मेक मैनी पीजेंट्स परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम शॉप इन टाउन्स। देखो कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक्सटेंट इतना ज़्यादा था ना कि पेजेंट्स को सोचो, जो किसान है बेचारे, उन्हीं को शॉप्स और टाउन्स में जाके फूड रिक्वायरमेंट्स मतलब वहाँ शॉप से जाके खरीदना पड़ रहा है। अब सोचो हमारे आज भी शहरों में, गांव में जो ऑलरेडी खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, वो फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए शॉप पे नहीं जाते, वो अपने लिए तो एटलीस्ट प्रोडक्शन कर लेते हैं। बट कमर्शलाइजेशन का जो प्रेशर था ना उस समय इंडियन फार्मर्स में, वो इस लेवल पे था कि उनको शॉप में जाके, टाउन में जाते थे और शॉप, वहाँ से शॉप से खाने पीने की चीज़ें खरीदते थे। ये हालात थे उस समय। दिस फेल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्वेंट फैमिन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश डेज। एंड देखो ये जो फॉल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड था, मतलब फूड क्रॉप कम उगाए जा रहे थे, ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से था। वही रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से इंडिया के कई स्टेट में भुखमरी आती रहती थी, कई लोग, लाखों हज़ारों लोग मारे जाते थे भुखमरी की वजह से। ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप इज कॉल्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? कैश क्रॉप उगाना।
फूड क्रॉप की जगह, उसे कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कैश क्रॉप क्या आते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये आप देख सकते हो, कॉटन, इंडिगो, जूट, क्योंकि यूके में फैक्ट्रीज ज़्यादा थी कपड़ों की, कारखाने, मिल्स वगैरह, तो उसको वो कैश में खरीद लेते थे, तो फूड वगैरह से उनको कोई मतलब नहीं था, उनकी फैक्ट्रीज चलती रहनी चाहिए, और इसलिए इसको बोला गया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बात करें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। मतलब इंडिया में जब कॉलोनियल रूल था ना, तो हमने ऐसा कोई सेटअप नहीं तैयार किया था, बहुत सारी कोई कंपनीज नहीं लगाई थी, फैक्ट्रीज नहीं लगाई थी, ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई टेक्नोलॉजी लेके नहीं आए थे ब्रिटेन वाले, जिससे इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन बिजनेसमैन को फायदा पहुंचे। इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। और जब अंग्रेज आए थे तो उनको भी पता था कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ना, वो वर्ल्ड फेमस थी, पूरी दुनिया में हम कपड़ों का व्यापार करते थे, इसको बेचते थे, बट धीरे धीरे ना ब्रिटेन ने इसको भी गायब कर दिया। ये जो हैंडीक्राफ्ट देख रहे हो ना आप, जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय पूरी दुनिया में। इसके अलावा देखो इंडस्ट्रीज़ की बात करें, देखो इंडस्ट्रीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ लगाई नहीं गई थी। नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप, और किसी भी कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस को इंडिया में आने नहीं दिया जा रहा था। अंग्रेज चाहते थे बस उन्हीं का राज हो, वो जैसा चाहे वैसा हो, ना तो वो खुद लगा रहे थे इंडस्ट्री, ना वो किसी और को आने दे रहे थे। आगे पढ़ेंगे। दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन चाहिए था, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, बट मैं आपको बता चुका हूँ चूँकि ब्रिटिशर्स का राज था हम पे, तो ये किसी और को अलाउ भी नहीं करते थे, और चूंकि इनके यहाँ खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो बस एज ए रॉ मटेरियल के रूप में इंडियंस को यूज़ करे थे। अब हमें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के लिए तो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो देना चाहते नहीं थे। डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मतलब हम सिर्फ कपड़ों पे डिपेंडेंट थे, और भी तरह की इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी, उसमें भी वो हमें प्रोत्साहित नहीं करते थे, और इन्वेस्टमेंट कहीं से आ नहीं रही थी। ऊपर से जो इंडिया में इनकम हो रही थी ना उस समय, वो भी ये सारा इनकम यूके लेके चले जाते थे। बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, क्या हालात थे। इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। अच्छा, ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूं। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर की आप हालत देख लो, क्या हालात थे उस समय, पॉल्यूशन, और लोग किस कंडीशन में रहते थे, कैसे काम करते थे। ये कुछ फोटोज हैं जो आपको बताएगी। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो इंडस्ट्री वो सेटअप होने नहीं दे रहे थे, इसके अलावा नई इंडस्ट्री लगा नहीं रहे थे, तो उनका मोटिव क्या था, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। तो क्यों कर रहे थे वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन, इसको समझेंगे। टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। वो इंडिया का जो स्टेटस था ना एक्सपोर्टर का, वो एक्सपोर्टर से इंडिया को ना इंपोर्टर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का। आने वाले टाइम पे इंडिया का वो स्टेटस छीनना चाहते थे, और जो एक्सपोर्टर है वो अपनी कंट्री, होम कंट्री को बनाना चाहते थे ब्रिटेन को। सेकेंड लाइन में हम पढ़ेंगे, टू टर्न इंडिया इनटू मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। अब देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का दूसरा कारण हमारे यहाँ, मतलब इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देने के कारण, वो चाहते थे भाई ये इंडियंस क्यों काम करें, हम उनको बना के देते हैं ना, और हमसे खरीदो। एक तो पहले रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाते थे, और ऊपर से फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री थी वो इंडिया में लाके बेच देती थी। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज लो एज नो हेल्प वॉज बींग प्रोवाइडेड टू दिस इंडस्ट्री बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की जा रही थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, कि हमारी जो रिसेंट इंडस्ट्री थी जो काम कर रही थी उसको हेल्प मिल सके, वो भी आगे बढ़ सके। वो सिर्फ इंडिया को यूज कर रहे थे पैसा कमाने के लिए और अपनी कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए। कॉलोनियल गवर्नमेंट इन्फोर्स डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी विच अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ना डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स बना रही थी, ऐसे टैरिफ पॉलिसीज लेके आ रही थी जिससे ब्रिटेन का तो फायदा हो, इंडिया का फायदा ना हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब जरा गौर करना है लाइनों पे। देखो इंडिया को ना फ्री एक्सपोर्टर
इंडिया को बना रहे थे फ्री एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब तुम अगर रॉ मटेरियल बेचोगे ना तुम पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगी। आप कहोगे सर आपने तो अभी बताया टैरिफ पॉलिसी, भाई टैरिफ पॉलिसी उनके लिए थी कि तुम फिनिश गुड्स बेचोगे तुम पे 50%, 100%, 200%, तुम फिनिश गुड्स बना के नहीं बेच सकती, तुम बस रॉ मटेरियल बेचो, कोई भी टैरिफ वगैरह तुम पे नहीं लगाया जाएगा। और फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स, अगर तुमने मान लो बाहर से रॉ मटेरियल खरीद के इंडिया में बिजनेस करने की कोशिश की ना तो उस पर बहुत तगड़े टैरिफ लग जाते थे, 100% का टैरिफ लग जाता था उस पर, ठीक है, 200% का टैरिफ लगा देते थे, और इतने ज़्यादा टैरिफ लगाते थे कि कोई बाहर से हिम्मत नहीं करता था कि भाई रॉ मटेरियल खरीद के इंडिया में बिजनेस या इंडस्ट्रीज स्टार्ट करे। वो चाहते थे इंडिया जो है बस इंपोर्ट करे, किसका, फाइनल गुड्स का। जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कॉटन उठाया, कॉटन से अपने शर्ट पैंट और बहुत सारी चीज़ें पहनने ओढ़ने वाली बना दी, फाइनल गुड्स के रूप में तैयार हो गई, अब आप उसको खरीद लो, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। बट अगर आपने कोशिश की ना कि रॉ मटेरियल बाहर से खरीद के इंडिया में बिजनेस करें तो उस पर वो बहुत तगड़ी टैरिफ लगा देते थे। ये इसी को बोला गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, मतलब वह इंडिया को ना प्रमोट कर रहे थे तुम एक्सपोर्टर बन जाओ रॉ मटेरियल के लिए और इंपोर्टर बन जाओ फाइनल गुड्स के लिए। The decline of the traditional handicraft industries created massive unemployment in India. देखो डिक्लाइन जो था हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, अब जो ट्रेडिशनल हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था ना, इसकी वजह से क्या हुआ था, बड़े लेवल पे जब ये इंडस्ट्री को तबाह किया गया, जैसे मैंने आपको बताया टैरिफ पॉलिसी से ये लेके आ गए थे, इसकी वजह से मैसिव लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट आया था इंडिया में, बहुत ही बड़े लेवल पे। टू फॉल इन सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स मच टू देयर एडवांटेज, मतलब अब ब्रिटेन वालों को ना एडवांटेज मिल चुका था, क्योंकि देखो हम जो भी बनाते थे उस पर इन्होंने 100%, 200%, 1000% के टैरिफ लगा लगा के हमारी चीज़ों को महंगा कर देते थे। अब ब्रिटेन से जो चीज़ें बन के आ रही है ना उसको सस्ता कर देते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गुड्स तो प्रमोट हो रही थी बट इंडियन गुड्स को उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही थी, हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले गए और यहीं से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, फॉरेन ट्रेड की हालत क्या आती है उस समय। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम बट द restrictive policies pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and the volume of India's foreign trade। देखो इंडिया ना एक लीडिंग ट्रेडिंग नेशन था हजारों साल पहले, पूरे वर्ल्ड में जो ज़्यादातर कपड़े वगैरह का, खासतौर से बिजनेस की बात करें और मसालों का, चीनी मिट्टी के बर्तनों का, इंडिया इसमें प्राइम लीडर था, पूरे वर्ल्ड पे इंडियंस का कब्जा था, हमारे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन लेके आए कि इसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ा, हमने बनाना छोड़ दिया और ख़रीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपने पढ़ा भी मैसिव लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट भी आई थी इंडिया में। ये देखो कॉटन इसे कहते हैं, आप फोटो में देख सकते हो, ये टी है सिल्क, और उसमें मतलब किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था ना, ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, इनको आप देख सकते हो। उस समय ये हालत है, इस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था, कोई ज़्यादा हैवी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, बट प्राइमरी लेवल पे जो था इस तरह से रिस्क लेके लोग एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करते थे। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया ट्रेड, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen clothes and capital goods like light machinery। मतलब धीरे धीरे इंडिया की पॉलिसीज की वजह से देखो इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर किसका बना, वो एक्सपोर्ट का मतलब समझते हो ना, बेचना। किसके हम एक्सपोर्टर बन गए, रॉ सिल्क के, कच्चा रॉ कॉटन, रॉ वुल, शुगर, इंडिगो, जूट वगैरह के। और इंपोर्टर हम किसके बन गए, हम क्या खरीद रहे थे, फिनिश गुड्स, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। और आज भी यही हालत है, आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है ना। अभी तो मोदी जी के आने के बाद से आप देखो कि पॉलिसीज चेंज हुई हैं और काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को बना के बेचना शुरू किया है। बट आज भी देखो मोबाइल फ़ोन जो आप यूज़ करते हो, कहाँ से प्रोडक्शन होके आता है, चाइना से होके आता है।
इसी तरह से आप राखी पे देखो, राखी आती है, रक्षाबंधन आता है, राखी चाइना से बन के आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें, होली, ठीक है, होली में पिचकारियाँ, ये सारी जो चीज़ें चाइना से बन के आ रही है। तो उनके यहाँ बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि वो सारा क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके इंडिया को बेच दे रहे हैं। अब इंडिया में क्या है ना, कंज्यूमर की दिक्कत कि इंडियंस जो हैं वो प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, बस वो इंपोर्टर बने हुए हैं। जो ब्रिटेन के टाइम से पॉलिसी चलती आ रही थी ना, चेंज होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इंडिया पहले था एक्सपोर्टर फिनिश गुड्स का, बट धीरे धीरे चूंकि इसको इंपोर्टर बना दिया गया फिनिश गुड्स का, और फिनिश गुड्स के हम कंज्यूमर बनते चले गए, तो इसको बदलाव आने में, चेंज आने में और भी टाइम लगेगा। और हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि धीरे धीरे इंडिया जो फिनिश गुड्स का इंपोर्टर है वो इंपोर्टर बने रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर बन जाए। चाइना हमसे पता है 20 गुना आगे क्यों है। चाइना की जो इकॉनमी है ऑलमोस्ट 20 US ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया के 3.5 US ट्रिलियन डॉलर है। क्यों चाइना हमसे इतना आगे? देखो, चाइना का मेन रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1978 के बाद से जो चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की ना, वो कमाल की रही उसकी जर्नी। हर लेवल के गुड्स उन्होंने खुद की कंट्री में तैयार किए, खुद के लोगों को भी बेचा और बाहर भी बेचना शुरू कर दिया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा विजन नहीं था। अब देखो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, लीडर्स भी आप देखो अनपढ़ ही चुने जाते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लीडर्स तो होते नहीं हैं। मतलब किसी भी लीडर को उठा लो, अभी हाल फिलहाल में जो MSME का मिनिस्ट्री बनाया था वो जीतन राम मांझी को दे दिया। उसने फ़ोन करके मोदी जी को बोला, भाई मुझे तो पता नहीं है MSME का मतलब क्या है। अब ऐसे लीडर रहेंगे तो कहाँ से वो विजन लाएंगे कि भाई इंडिया को आगे ले जा सके। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना कि लीडर्स के पास वो विजन नहीं है, जिसकी वजह से आज भी इंडिया इंपोर्टर ही बना हुआ है फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल क्या करते हैं, हम बेचे देते हैं डायरेक्ट, इंडिया में तैयार नहीं करते, और फिनिश गुड्स बाकी कंट्री से खरीदते रहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के मैक्सिमम आबादी आज भी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। Volume of India's export were more than its imports, so there was a large export surplus direction. This refers to the countries we are trading with. Britain maintained a monopoly over India's export and imports. देखो वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट जो था ना वो ज़्यादा था, हम वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट वर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स, आप पढ़ सकते हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करे थे, किसको, रॉ मटेरियल के फॉर्म में। और लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस जो था ना, ये ब्रिटिशर्स को ही फायदा मिल रहा था, क्योंकि देखो एक तरह से इंडिया भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये सब था तो ब्रिटेन के ही हाथ में। तो एक्सपोर्ट का जो सरप्लस है वो ब्रिटेन के हाथ में जाए, चाहे रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, और फिनिश गुड्स से जो अपनी कंट्री से बना के इंडिया को बेच रहे थे वहां पे तो इनको फायदा हो ही रहा था। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, व्हाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद अ फ्यू कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन, पहले श्रीलंका का नाम था, पर्शिया, ये ईरान का पहले नाम था। मतलब ब्रिटेन ने बस कुछ गिनती के कंट्रीज से, जहाँ से जानते थे इंडियंस ज़्यादा कुछ भेज नहीं पाएंगे, इनके पास कुछ वहाँ पे लोगों के पास जो परचेजिंग पावर बहुत कम थी। चाइना उसमें बहुत ही गरीब कंट्री थी, श्रीलंका, ईरान, कुछ कंट्री से अलाउ कर रखा था कि तुम इनके साथ बिजनेस कर सकते हो, और बाकी सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था। तुम US को नहीं बेच सकते, यूरोप को नहीं बेच सकते, और UK के तो खैर तुम बेच ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हम पे कब्जा भी कर रखा था उस टाइम पे। तो धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई है इसकी वजह से। स्वेज कैनल वाज ओपन इन 1869। जो स्वेज कैनल है, जिसका आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट बना हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो 1869 में ओपन हुआ था। It reduced the cost and the time of transportation and made access to the Indian market easier. स्वेज कैनल के ओपन होने के बाद से ना हमारा जो टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो धीरे धीरे कम हुआ। मतलब पहले ब्रिटेन से जो चीज़ आने में 5, 6, 10 दिन, महीनों लग जाते थे ना, वो अब कुछ दिनों में हो रहा है, और इंडियन मार्केट तक पहुंचना ईजी हुआ। इन अदर वर्ड्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मार्केट वाज नाउ ईजियर। यानी पहले उनको 1 महीना, 3 महीना, 2 महीने लगते थे इंडिया तक पहुंचने में, और वो इंडिया को धीरे धीरे लूट पा रहे थे। अब चूंकि स्वेज चैनल ओपन हो गया तो 2-4 दिन में सामान पहुंचा दिया, और ज़्यादा तेज़ी से बेच के इंडिया को ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और कोशिश कर रहे थे कि इंडिया की तो इंडस्ट्री को तबाह कर दो, जो भी है उसको, उस पर टैरिफ लगा के उनको, इंडियंस को बड़े बिजनेसमैन में कन्वर्ट मत होने दो, जो भी बेचेंगे सिर्फ हम बेचेंगे। और वो 4-5 दिन में ला के जो भी उनसे बन पड़ रहा था वो इंडिया में ला के एक्सपोर्ट कर दे रहे थे। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, अभी टॉपिक क्या है इसको समझते हैं आगे। इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेट ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकॉनमी
as this led to the drain of इंडिया वेल्थ। देखो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ना, हम जो ह्यूज लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल का, उसका जो सरप्लस तो बहुत होता था, बट ये किसकी कॉस्ट पे था? कंट्री की इकोनॉमी की कॉस्ट पे। मतलब सरप्लस का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक्सपोर्ट का मतलब भी दोबारा समझाता हूँ। देखो कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, इस पेन को इंडिया से आप दूसरी कंट्री में यूके में बेच रहे हो ना, तो इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। अब ये एक्सपोर्ट है ना, हम बनी बनाई चीज़ों का नहीं कर रहे थे, रॉ मटेरियल का कर रहे थे, कॉटन, जूट, शुगर केन आप देख रहे थे। और ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस है ये इंडियन इकोनॉमी पे भारी पता है क्यों पड़ा? क्योंकि इंडिया में अगर इसका प्रोडक्शन होता तो इंडियन लोगों को रोजगार मिलता। अब ये इसका जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन है ना, एक तो यूके में जाके हो रहा है, तो रोजगार वहाँ के लोगों को मिल रहा है, और इंडिया को एज ए सिर्फ मार्केट यूज कर रहे हैं, बेच यहाँ पे रहे हैं। तो देखो भारी लेवल पे, मतलब एक्सपोर्ट हम कर देते थे रॉ मटेरियल, जो कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी कि इंडिया को सिर्फ एक्सपोर्टर बना दो रॉ मटेरियल का, बट उसका बेनिफिट अल्टीमेटली सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिल रहा था, और इंडिया को सिर्फ उन्होंने रॉ मटेरियल का क्या बनाया हुआ था? फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। बस तुम ये इंपोर्ट करो। द एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड फॉर, एक्सपोर्ट सरप्लस का फ़ायदा भी अंग्रेजी उठाते थे क्योंकि इंडिया में उन्हीं का कब्जा था। तो वो करते क्या थे एक्सपोर्ट सरप्लस का? मेकिंग पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। जो हमें कॉलोनी बना रखी थी ना ब्रिटेन में, यहाँ पे जिनके ऑफिस थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उन सब की सैलरी पे करना, पेंशन पे करना, वो हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से ही करते थे। मतलब इंडिया पे कब्जा करने के लिए इंडियन वेल्थ का यूज़ किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, आप ये देख सकते हो। इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें वॉर लड़ रही थी, ठीक है, हिस्ट्री में जाओगे तो ब्रिटिश ने बहुत सारी वॉर लड़ी है, बहुत सारी जगह, बहुत सारी कंट्री को कॉलोनी बना रखा था। उसका जो भी एक्सपेंसेस था ना, वो हमारे सरप्लस एक्सपोर्ट से उठा के वहाँ पे खर्च करते थे। इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ठीक है, और इनविजिबल आइटम्स का भी इंपोर्ट करते थे वो हमें। इस तरह से ऑल ओवर ना वो सिर्फ इंडिया को लूटने की कोशिश कर रहे थे, और इंडियन ही पैसे से लूट रहे थे, अपना पैसा भी खर्च नहीं कर रहे थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी इंडिया की? एज, जेंडर, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन, हर एक चीज की डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो जब डेमोग्राफिक कंडीशन है ना ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं? हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी को दिखा रहे हैं, क्योंकि उस समय जो पॉपुलेशन थी, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में, आप देख सकते हो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में, जब फर्स्ट सेंसस हुआ था, और 1921 में उसके बाद उसमें ज़्यादा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं देखा गया आबादी में, पॉपुलेशन के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखा गया। बट सडनली 1920 के बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया, क्योंकि यहाँ से जो हमारी पॉपुलेशन है ना बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इससे पहले हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं रही थी, जब तक अंग्रेज़ों का रास्ता, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 ईयर्स थी, आज की डेट में 68 ईयर्स है। तो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेज़ों का यहाँ से मतलब लाइफ ऐसा हो गया कि वो यहाँ से जाने वाले हैं, तो इंडियन लोगों की लाइफ स्टाइल थोड़ी सी इम्प्रूव हुई और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, और 1921 के बाद से आप देख सकते हो ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बाद से हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। डेमोग्राफिक कंडीशन में देखो क्या क्या चीज़ें उस समय जो इंडिया के हालात थे, जब कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रास्ता इंडिया पे। ओवरऑल लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, 16%, फीमेल लिटरेसी रेट 7% था, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, 218 था, ठीक है, पर 1000 पे। आज की डेट में 44 है 1000 बच्चों पे, और ये बहुत ज़्यादा था उसमें भी वर्ल्ड वाइड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उस समय 32 ईयर्स, जो मैं आपको पहले बता रहा था, 68 ईयर्स प्रेजेंट टाइम पे है। एक्सटेंसिव पॉवर्टी, हर जगह गरीबी थी, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कहीं भी नहीं थी, लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन को कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल रही थी पब्लिक हेल्थ केयर में, सैनिटेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, और एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी। तो बहुत तरह की इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस समय हमारी इंडियन पॉपुलेशन। वाटर एयर बॉर्न डिजीजेस आम थी उस समय,
किसी को भी हो जाती थी, क्योंकि सैनिटेशन मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं थी, हाइजीन, ज़्यादा लेबर, जो लेबर काम करते थे उनको ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं दी जाती थी रहने के लिए, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम थी। जो अंग्रेज़ थे ना वो बस ये कोशिश करते थे जैसे भी काम करे अंग्रेजों को प्रॉफिट होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को फ़ायदा, इंडियन लोगों को फ़ायदा हो चाहे ना हो, बट ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होना चाहिए। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट भी किया, रेलवे, ठीक है, ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, ट्रैक्स बनाए, बट उसका भी यूज़ उन्होंने अपने लिए ही किया है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो ऑक्यूपेशनल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 सेक्टर आते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो पहले जब अंग्रेज यहाँ पे नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे नहीं आए थे तो बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी सेकेंडरी सेक्टर में भी काफ़ी लोग काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर में भी और टर्शरी में भी, तीनों में बटे हुए लोग थे। जो सेकेंडरी सेक्टर था हमारा बिजनेस वाला सेक्टर, पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो कॉटन है, टेक्सटाइल है, ये पूरी दुनिया में बिकता था इंडिया का। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उसको तबाह किया है। उसके बाद जो पॉपुलेशन है ना, वो शिफ्ट हो गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, 70 to 75% पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो गया था, अचानक से भीड़ बढ़ गई। अब भीड़ बढ़ने की वजह से क्या हुआ, लोगों के पास ना उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रही नहीं, और ऊपर से जो रेट पहले मिल रहा था ना लेबर को, वो भी कम हो गया, और महंगाई ऑलरेडी बहुत डबल थी, क्योंकि फूड क्रॉप्स तो अंग्रेज उगाने दे नहीं रहे थे किसी को, बस इनका मकसद था कि तुम इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। अब इंडस्ट्रियल क्रॉप की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की वजह से ये हो रहा था कि फूड क्रॉप्स की कमी हो रही थी। जो कल्टीवेटर्स भी थे ना, ये भी बेचारे जाते थे शॉप्स से अनाज वगैरह खरीद के लेके आते थे, और वहाँ से वो खाते थे, मतलब उनकी भी कंडीशन खुद की ख़राब थी। तो आप बाकी लोगों की कंडीशन क्या होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो उस समय पे। धीरे धीरे लेटर पीरियड में जब अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया, 70 to 75% हमारी पॉपुलेशन आ गई एग्रीकल्चर में। इसके बाद आप देख सकते हो वर्क फोर्स में ये 70 to 75% याद दे भी रखा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था ना, पहले 10% था, जब अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया हमारी इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद 10%, फिर धीरे धीरे बढ़ रही थी 15 to 20%, जब रोड और कनेक्टिविटी बढ़ी है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, आपस में एक दूसरे के रीजन के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, यूनिटी नहीं थी उस समय, यूनिफिकेशन की भी कमी थी, और इसका प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा गरीबी, हर कोई अपना देखने में लगा हुआ था। एक यूनिफिकेशन की भावना तब आती है जब एक कंट्री ऑलरेडी ग्रोथ, मतलब ऑलरेडी अच्छे स्केल पे हो। अच्छे स्केल पे कहने का मतलब सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी अच्छी हो, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छी हो, सेल्फ इंडिपेंडेंस हो, किसी और दूसरे पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़ी। तो इन चीज़ों की कमी थी उस समय। देखो एग्रीकल्चर जो हमारा मद्रास वाला पार्ट है, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसमें प्रेजेंट एज में मद्रास प्रेसिडेंसी को हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में बांटते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना बहुत तेजी से इंक्रीज हुई थी, और सर्विसेज सेक्टर ये आप देख सकते हो। एंड देयर वाज एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर स्टेट्स सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। यहाँ पे भी जो वर्कफोर्स है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बढ़े, ठीक है। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोगों का ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था, धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर रहे थे। ऑलरेडी पहले हमारा देखो जो शिफ्ट था ना वो बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट अंग्रेजों ने इसको बर्बाद किया था। तो अचानक से ठीक करना पॉसिबल नहीं था, अचानक से देखो रातों रात कोई चीज़ें नहीं बदल जाती। 16th सेंचुरी में मैं आपको बता चुका हूँ 56 to 60% इंडिया पूरे वर्ल्ड पे जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड है ना 50 to 60% इंडिया से होके जाता था, और इंडियंस ही करते थे। बट धीरे धीरे जब उनको बर्बाद किया गया तो काफ़ी लोग एग्रीकल्चर में आए, फिर एग्रीकल्चर के बाद से दोबारा धीरे धीरे पहले 10% प्रोडक्शन में आया, 15 to 20% आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में जो 70 to 75% आपने देखा होगा, ये धीरे धीरे घट रहा है। ये आप कुछ फोटोज वगैरह आप देख सकते हो, उस समय ट्रेड कैसे हो रहा था, क्या कंडीशन थी इंडियन इंडस्ट्रीज की। देखो अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ, ये डेवलप किया गया था अंग्रेजों के द्वारा,
बट दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू द पीपल ऑफ कंट्री। बट ये भी जो डेवलपमेंट है ना, ये बेसिक एम्यूनिटीज, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, वो भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे हमारी भारत के लोगों को उस समय। ये बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट पहुंचाने का काम कर रहा था ब्रिटिशर्स को। कॉलोनियल इंटरेस्ट, ब्रिटिशर्स का रास्ता, तो उनके इंटरेस्ट पूरा करने के लिए सारी चीज़ों का बिल्ड किया गया था। रोड्स बिल्ड किया गया। रोड्स वर बिल्ड फॉर द मोबिलाइजेशन द आर्मी विद इन द इंडिया एंड फॉर ड्राइंग आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट्स। मतलब देखो यहाँ पे जो रोड्स बनाए गए ना, ताकि इसलिए बनाए गए कि वो आना जाना आसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को उठा के यूके भेजा जा सके। वहाँ पे उन्होंने अपनी आर्मी खड़ी कर दी ताकि पब्लिक जो होती है ना, रश में चढ़ जाती है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, इधर से उधर रॉ मटेरियल पहुँच नहीं पाता। तो रोड्स वो अपनी सेफ्टी के लिए बना रहे थे कि तेज़ी में रॉ मटेरियल हम लेके जाएँ इंडिया से बिना किसी प्रॉब्लम की, और अपनी आर्मी को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके ताकि उसके सामान की देख रेख की जा सके। रेलवे ने हेल्प किया। देखो रेलवे के आने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा इंडिया में ना, इंटीग्रेशन आया, सेल्फ इफिशिएंसी आई, बहुत से लोगों का ट्रेड बिजनेस भी बढ़ा। इंडिया का जो बिजनेस है वो एक्सपैंड भी हुआ, बट इसका ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को मिला। देखो रेलवे के आने के बाद इन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव, शहरों और छोटे छोटे एरिया तक जो आदिवासी इलाके होते हैं वहाँ तक पहुँच बनाई। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल गैदर किया रेलवे के थ्रू, पोर्ट्स तक और वाटरवेज तक आसानी से पहुँचाया, और यहाँ से वो रॉ मटेरियल उठा के यूके लेके जाते थे। उसके बाद फिनिश गुड्स को ला के ना रेलवे के थ्रू ऑल ओवर द इंडिया आसानी से बेच भी लेते थे। तो और ज़्यादा इन्होंने डबल तरीके से हमें लूटना शुरू कर दिया। पहले तो देखो स्लो चल रहा था ना मूवमेंट की, रेलवे नहीं था तो रॉ मटेरियल कलेक्ट करने में 3, 4, 6 महीने लग जाते थे। अब रेलवे के आने के बाद से क्या हुआ, रॉ मटेरियल बहुत तेज़ी से कलेक्ट कर लेते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, 1 से 2 महीने में सारा कलेक्ट करके, इवन 2 से 3 दिन में ही, और 3 दिन में ही फिनिश गुड्स के रूप में ला के इंडिया को बेच भी देते। तो डबल लूट चल रही थी। जब रेलवे आया तो इंडिया को भी फ़ायदा थोड़ा सा पहुँचा, कनेक्टिविटी बढ़ी, ट्रैवलिंग जो पहले बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में टाइम लगता था वो कम हुआ, बट इससे ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को हुआ, ब्रिटिशर्स को हुआ उस समय। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इंडिया में लाया गया। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि कई बार कई चीज़ों का आप देखते हो, रूमर्स इंडिया में बहुत जल्दी फैलते हैं, तो रूमर्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि अंग्रेज अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके इंडिया को और लूट सके, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेंसिव टेलीग्राफ यहाँ पे सिस्टम लेके आए जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इफेक्ट्स ऑफ रेलवे, ये मैं आपको भी बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कम हुआ। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, उसको ब्रेक करने में मदद मिली। ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स थे ना, उसको ब्रेक करने में मदद मिली। लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ पा रहे थे। फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन का मतलब है, देखो जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है पहले भी हो चुका था, बर्बाद हो गया था, रेलवे के आने के बाद से दोबारा स्टार्ट हुआ, और इंडियन एग्रीकल्चर पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा। जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज और रेलवेज पहुँच रही थी ना, वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो रहा था इंडिया में। दोबारा हम सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ था रेलवे के आने से। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई थी, लोग इधर से उधर जाके दूसरे शहरों में जहाँ पे उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था वहाँ जाके वो जॉब कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ों में फ़ायदा मिला इंडिया को, इन सब चीज़ों में। अच्छा देखो, उस समय रेलवे की फ़ोटोज़ कैसी थी, लोग कैसे आते जाते थे, आप ये देख सकते हो। ठीक है, कंडीशन रेलवे की, ये जो रेल चल रही है भाई, देखो भीड़ कितनी होती थी उस समय, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत होती थी। आप ये देख सकते हो, तो लोग चढ़ चढ़ के जाते थे, बहुत ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस समय न्यूली आया था और बहुत तरह का भी डेवलपमेंट होना बाकी था। तो उस समय की कंडीशन बहुत ख़राब थी, और लोग पता है इस तरह से चढ़ क्यों रहे थे, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोग वहाँ जाना चाहते थे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। वो ऐसी जगह नहीं रहना चाहते थे जहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट ना हो, और किसी तरह की कोई जो बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए ना वो तरस जाते थे। वो जो दिक्कत उनकी लाइफ में आती थी उसको पूरी कर पाए, इसलिए वो दूसरी जगह जाके काम करना चाहते थे। और इस तरह की जो भीड़ है ना वो रेलवेज पे देखी जाती थी उस समय। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं देखो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी आया अंग्रेजों की तरफ से। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? देखो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये था कि रेलवे डेवलप किया गया इंडिया में। इसके बाद मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को लेके आया गया। पहला जो बैंक खुला वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ, ठीक है, इंडिया जो आया इंपीरियल बैंक, ये ब्रिटिशर्स का बैंक था और ब्रिटिशर्स के लिए काम करता था 1935 तक, अंटिल जब तक हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं आ गया था तब तक इंपीरियल बैंक से काम चलता था। और ये देखो लोगों के फंड्स को मैनेज करना और ब्याज पे पैसे देना, जो आजकल नॉर्मल बैंक काम कर रहे हैं ना, ये वहीं से शुरुआत हुई थी। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। इरिगेशन डेवलपमेंट हुआ, न्यू वर्क फोर्स को इधर से उधर आना जाना, तो मैंने आपको बता ही दिया। जो ग्रेन है, कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है, अब कई जगह अनाज ज़्यादा हो रहा है, कई जगह कॉटन ज़्यादा हो रहा है, तो जो पहले एक दूसरे के यहाँ कम हो जाता था ना, वो प्रॉब्लम बंद हो गई, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह रेलवे के थ्रू सामान को इधर से उधर पहुँचा सकते थे। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, अब लोग एक दूसरे के एरिया में जा रहे थे, एक दूसरे की बातें सुन रहे थे, तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया भी यहाँ से शुरू हो गया। लोग एक दूसरे को समझ सकते थे और ये भी समझ रहे थे कि अंग्रेज उनके साथ क्या कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रेलवे के आने के बाद से ही आप जो लोगों की थॉट प्रोसेस है ना बदली, उन्हें समझ में आया कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये गवर्नमेंट जो है ना चला रहे हैं, ये इंडियन लोगों के लिए नहीं, ये अपने लोगों के लिए, जो यूके के लिए चला रहे हैं, उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे लोग क्या कर रहे थे, अपने थॉट्स शेयर कर रहे थे अक्रॉस द स्टेट्स। हर एक स्टेट में हर कोई अपनी विचारधारा आइडियोलॉजी रख रहा था। इसकी वजह से लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न है, जो पहले बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो धीरे धीरे ओपन अप हुई और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री मतलब यहाँ पे होना शुरू हो गया। नुकसान क्या क्या हुआ? नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, चैलेंजेस, जब तक इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली और उससे पहले पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत लो गई थी। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये पहले कंडीशन नहीं थी हमारी इंडिया में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 16वीं सेंचुरी से पहले हमारी इंडिया में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग इतने पैसे वाले थे ना कि हर घर में आप कह सकते हो करोड़पति थे मैक्सिमम। कई स्टेट्स ना बहुत ज़्यादा रिच हुआ करती थी। कई जो अंग्रेज यात्री जब आए थे ना 16वीं सेंचुरी में इंडिया को देख के गए, तो जलने भी लगे कि यार इंडिया इतना अमीर कैसे हो सकता है। जो मसाले हैं, ब्लैक पेपर आपने सुना होगा, उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते थे और यहाँ उनके उसके बदले हमें गोल्ड मिलता था। धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ में आया कि इंडिया में बिजनेस करने से फ़ायदा होगा, तो इन्होंने पहले तो वो एज ए ट्रेडर आए, फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल गेम खेलना शुरू कर दिया। राजाओं को एक दूसरे से लड़ाया, ठीक है, और अपनी जहाँ पे बात बन सकती थी ना, वो अपनी बात बनाने के लिए वो हर जगह लड़ाई करवा रहे थे और हर जगह कब्जा कर रहे थे। जहाँ पे उनको वीक राजा मिल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दूरदर्शी नहीं था, बहुत ज़्यादा उसकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं थी कि भाई अपनी जो स्टेट है उसके लिए ग्रोथ कैसे करे या उसको आगे कैसे बढ़ाए, वहाँ पे अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद से हमारी कंडीशन भी खराब हुई थी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो पहले ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही थी। अंग्रेजों के राज के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बढ़ गया और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। पहले हमारे बिजनेसमैन भी बहुत थे, वो आपको बता चुका हूँ, क्राफ्टमैनशिप बहुत बड़े लेवल पे की जाती थी, ठीक है, उसको भी बर्बाद किया गया। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी चीज़ भी बढ़ी हमारी कंट्री में। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल बेकार कंडीशन में था। बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत थी, और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के लिए। और देखो जो पैसा यहाँ से जनरेट हो रहा था ना सरप्लस, वो डायरेक्ट जा रहा था यूके, ब्रिटिशर्स के पास, वहाँ डेवलपमेंट हो रही थी। वो पैसा अगर हमारे पास आता तो आज शायद कंट्री की हालात नहीं होती और भी हम ज़्यादा डेवलप कंडीशन में रहते, या फिर हो सकता है वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्रीज में हमारी काउंटिंग होती। बट जो भी प्रॉफिट हो रहा था, सरप्लस हो रहा था, वो सारा वो यूज़ कर रहे थे अपनी कंट्री को डेवलप करने में, ना कि इंडिया को डेवलप करने में। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाया। पुराने टाइम पे हमारी अच्छी इंडस्ट्री थी, बट जो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए था, अब देखो अंग्रेज ऐसा नहीं है कि अपने घर से पैसा देते, इंडिया का ही पैसा था, क्योंकि उन्हीं की गवर्नमेंट थी। वो इंडिया का पैसा इंडिया में मॉडर्नाइजेशन पे नहीं लगा रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन पे नहीं लगा रहे थे, बिल्डिंग मटेरियल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन सब पे लगा ही नहीं रहे थे, और कहीं से पैसा आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स लगा रखे थे। कुछ ही देशों से हम बिजनेस कर सकते थे, ईरान से, अफगानिस्तान से,
और उस समय श्रीलंका से, उनकी हालत ऑलरेडी ख़राब थी, तो उनसे बिजनेस करके कुछ ज़्यादा फायदा होना नहीं था हमारे लोकल व्यापारियों को। इसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि इंडियन बिजनेसमैन सफ़र करते रहे जब तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज सैडल विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्रॉब्लम क्यों आई है? एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम आने की मेन जो कॉजेज हैं वो ये कि देखो पहले तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, पहले प्रोडक्शन में भी बहुत सारे लोग थे जो काम कर रहे थे। बट मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अंग्रेजों ने हमारी खासतौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया, ठीक है, और जो था उसको तबाह कर दिया, बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए, टैक्सेशन लगा दी, इवन हम पे तो ये भी बोल दिया कि भाई ना तुम दूसरे कंट्री से रॉ मटेरियल खरीद सकते हो और ना तो खुद के रॉ मटेरियल से कुछ बना के तुम वर्ल्ड वाइड बेच सकते हो, जो कि पहले हम बना के बेच रहे थे। उन्होंने इम्पोज यहाँ तक कर दिया बस तुम रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री को बेच सकते हो, और दूसरी में भी किसको? सिर्फ यूके को, और किसी को नहीं। और तुम्हें अगर खरीदना है, कुछ इंपोर्ट करना है, तो सिर्फ बनी बनाई चीज़ें खरीदो। और आज तक हमें उसकी आदत लगी हुई है। आज भी देखो मैक्सिमम जो मोबाइल फ़ोन है चाइना से परचेज करें, कितनी इंडियन कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें उठा के देख लो। बेसिक जो मैंने आपको लास्ट अभी इससे ऊपर के टॉपिक में भी बताया था, चाइना से देखो होली आती है, पिचकारी हम चाइना से मंगाते हैं, रक्षाबंधन में राखी चाइना से मंगाते हैं, बहुत सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं ना वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि पहले नहीं कर रहे थे, पहले कर रहे थे, बट मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी नहीं आई, पैसा नहीं लगाया गया अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेजों ने इंडिया पे, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हमें फेस करने को पड़ी। और मास लेवल पे आप देखोगे ना, जो पहले इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उन लोगों को एग्रीकल्चर में शिफ्ट होना पड़ा। अब एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुए तो प्रॉब्लम क्या हुई ना कि बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया, इधर से भी लोग आ गए, इधर से भी लोग आ गए। अब पहले से जो लोग काम कर रहे थे ना उनकी सैलरी ऑलरेडी कम थी, और इन दो तरफ के लोगों के आने की वजह से और ज़्यादा सैलरीज कम होगी। और मास लेवल पे देखो इलिटरेसी भी थी, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, क्योंकि बहुत पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी ना उसको भी बर्बाद किया गया। एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाया गया कि बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लर्क बन सके, हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी खराब किया गया। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आप इसको दोबारा देख सकते हैं, सेम चीज़ें वही। रेलवे का इंट्रोडक्शन जो अंग्रेजों ने किया, ब्रिटिशर्स ने, ये पॉजिटिव था। मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन लेके आए थे, बैंकिंग लेके आए थे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव थी, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो पाया था रेलवे के आने की वजह से। और नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद कर दिया था, मॉडर्नाइजेशन में पैसा खर्च नहीं किया था, डाइवर्सिफिकेशन में पैसा खर्च नहीं किया था, बिल्डिंग बनाने में पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी वो आ नहीं रही थी। कंक्लूजन क्या रहा? देखो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे भाई सोशल इकोनॉमिक चैलेंज कैसे थे बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिया की हालात बहुत ही बेकार थे, और इन सब की रीजन मैं डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है। फिर एंड करते हैं इस चैप्टर को।